तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा लेक्चर आज। ठीक है, तो इसमें पढ़ने वाले हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था उसमें भी आया था, बट उसमें हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा नहीं था तब। तो इसका डेरिवेशन इसमें करवाया मैंने। ठीक है, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो डेरिवेशन है वो इस वाली वीडियो में करवाया है। और एक हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। ठीक है, तो एक लंबा लेक्चर होएगा ये, बट इंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो अच्छे से। तो सभी के लिए है, IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहो अच्छे से। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपने लेक्चर की ओर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो इसको समझने के लिए पहले में यहाँ पे समझनी पड़ेगी एक रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ही क्यों? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही अचीव होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल में अचीव ही नहीं होता इक्विलिब्रियम। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई रिवर्सिबल प्रोसेस ए और +2b, और ये हमें दे रहा है, मान लेते हैं 3c और +d दे रहा है, मान लिया हमने। ठीक है, तो ये है अपनी एक रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो ए और बी हैं ये तो है अपने रिएक्टेंट्स, और सी और डी है अपने प्रोडक्ट्स। समझे? तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, तभी जाके हमें जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में पता चलेगा। तो जो इक्वेशन है अपनी ये बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम पता चलेगा हमें, तो हमें जैसे ये 1 मोल ए का ये पता कर पाएंगे कितना मोल ए का कितने मोल बी के साथ मिलकर कितना मोल सी बनाएगा, और या फिर कितना मोल डी बनाएगा। समझ रहे हो? जब ये बैलेंस रहेगी इक्वेशन तभी ये पता चलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 2 ना रहे या 3 ना रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितना कितना बनेगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये जो वाली ऊपर वाली एरो है ये हमें बताती है फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो नीचे वाली है वो हमें बताती है बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। समझ रहे हो? तो पहले जो था इनिशियली अपनी ए और बी की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है अपने पास, तो सी और डी बनाएंगे दोनों मिलके। समझे? तो शुरुआत में सी और डी तो रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इनिशियली अपने पास रहता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सी और डी, या फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो शुरुआत में इनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा ज़्यादा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपना 0 के बराबर रहेगा इनिशियली। फिर क्या होएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपना तो सी और डी बन जाएंगे, क्योंकि ए और बी रिएक्शन करेंगे तो सी और डी बना रहे हैं अपने। तो सी और डी क्या करेंगे, जैसे जैसे इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और वापस से A+B बनाएंगे। समझे? तो एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो कहलाता है अपना इक्विलिब्रियम अचीव होना। ठीक है, तब ये पता चल जाएगा हाँ भाई इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो जो रेट है अपना वो डिपेंड करता है एक्टिव मास पे, मतलब कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी रिएक्शन में। मान लेते हैं यहाँ पे ए के 2 मोल हो, बट यहाँ पे रिएक्शन कितना कर रहा है, 1 ही मोल कर रहा है जब बैलेंस है तब। तो 1 मोल ए के 2 मोल बी के साथ मिलके 3 मोल सी और 1 मोल डी बना रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करता है अपना एक्टिव मास पे, इसमें कितना भी पड़ा रहे। जैसे सोल्यूशन है अपने पास, तो ए के 3 मोल पड़े रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें लेना देना है जो एक्टिव मास है, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 मोल रिएक्शन कर रहा है। समझ रहे हो? तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है या फिर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अपने एक्टिव मास पे, जितने अपने रिएक्शन में होंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डिपेंड कर रहा है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास पे। तो एक्टिव मास को हम लिखते हैं ब्रैकेट से, जैसे ए है ये और ये लिख दिया मैंने एक्टिव मास। तो एक्टिव मास कितने हैं यहाँ पे, 1 मोल है तो यहाँ की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बता देंगे। और जो और भी है अपने पास बी है ये, तो इसका बी का एक्टिव मास और 2 मोल है इसके, तो पावर 2 हो जाएगी। समझे? और जो ये बैकवर्ड रिएक्शन है यहाँ पे लिख देते हैं, जो बैकवर्ड रिएक्शन है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास के। तो एक्टिव मास से सी का है यहाँ पे कितने मोल है, 3 मोल है तो पावर 3 हो जाएगी ऊपर, और डी के मोल हैं तो डी के कितने मोल हैं, 1 है तो पावर 1 हो जाएगी। समझ रहे हो? ये वाली पावर 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3, क्योंकि 3 मोल सी बन रहा है अपने पास। अगर ऐसा नहीं समझना चाह रहे जो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम। और क्या है, जैसे अगर यहाँ पे हम लिखे A+B+B, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A+B+B, यानी 2B हो जाएगा ये, जैसे A और +B और +B, तो A+2B हो जाएगा ना ये। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे,
जो एक्टिव मास है ए का, एक्टिव मास है बी का, तो बी के दो हो जाएंगे यहाँ पे, एक बी और लिख देंगे, तो बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा वो। समझ रहे हो? या तो ऐसे कर लो, या फिर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपना वो डायरेक्ट पावर में लिख दो, ऐसे हमारा रेट डिसाइड होता है इसका। तो रेट ऑफ फोर्ड रिएक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे आता है अपना रेट कांस्टेंट, या फिर रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिख लो, और यहाँ पे लिख लेंगे हम रेट कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो ये जो बन जाएगा अपना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा अपना के एफ। के एफ क्या है अपना? रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना एक्टिव मास ए का एक्टिव मास की पावर 1 और बी के एक्टिव मास की पावर 2, ठीक है। एक्टिव मास का कंसेप्ट दिया था अपना गुल्डबर्ग और वेगन ने, ठीक है, जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, जो 12th में आएगा अपना। वो क्या कहता है? यही कहता है जैसे पावर जितने भी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी पावर में चढ़ा दो एक्टिव मास के में। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा अपना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के फॉरवर्ड, या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए की पावर 1 और बी की पावर 2 एक्टिव मास। समझे? इसी प्रकार से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, के बी। तो ये हो जाएगा अपना इंटू सी की पावर 3 और डी की पावर 1, क्योंकि जो कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सी का वो 3 है, डी का 1 है, तो पावर 3 कर दी, डी की पावर 1 कर दी। समझे? और जो अपना इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, जैसे जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की कांस्टेंट हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंसंट्रेशन, लिख देता हूँ यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कीप्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? कांस्टेंट हो जाती है कंसंट्रेशन, तो ये इसको कंसंट्रेशन को CONC लिख लेते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स कीप्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट हो जाती है, दोनों के बराबर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, जैसे एक ए है, 2 बी है, 2 मोल, 3 सी के 3 मोल है, डी के 1 मोल है, तो हम ये बराबर नहीं कह सकते इनको। बट जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगी सबकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। समझ रहे हो? कंसंट्रेशन मतलब क्या? 1 मोल ए के 2 मोल बी के साथ मिलकर 3 मोल सी और 1 मोल डी बनाएंगे, अगर इस जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसकी बात करी जाए तो। समझ रहे हो? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी के एफ और एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 बराबर हो जाएगा के बी, और एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 3 और एक्टिव मास डी की पावर 1। तो जो के बी है इसको यहाँ पे लेके आएंगे, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ए और बी वाली इसको यहाँ पे लेके जाएंगे हम। तो के एफ बाई के बी वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 3 और एक्टिव मास डी की पावर 1। तो अब बार बार एक्टिव मास नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो डिवाइड करेंगे हम किससे? एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1 और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2। समझ रहे हो? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा के एफ बाई के बी, इसको हम बोलेंगे के ई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ के ई या फिर ई क्यू लिख देता हूँ, के इक्विलिब्रियम। तो ये बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 3 या फिर एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 3 डी की पावर 1 और डिवाइड बाई ए की पावर 1 और बी की पावर 2। समझ रहे हो? यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या है? के इक्विलिब्रियम वो बराबर है अपना के फॉरवर्ड डिवाइड बाई के बैकवर्ड। समझ रहे हो?
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हो जाएगा अपना के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम को और लिखना है यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं जैसे के इक्विलिब्रियम, तो वो बराबर हो जाएगा अपना, ये तो है प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिख देंगे यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और इसकी पावर m कर देता हूँ मैं, m क्या हो जाएगा अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा ये, समझे, जिसके साथ लगा है वो। जैसे अगर लिखा जाए ये वाला प्रोडक्ट और डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला, डिवाइड बाय हो जाएगा अपना एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स और इसकी पावर कर देता हूँ n। n क्या है अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है डिफरेंट जितने भी अपने रिएक्टेंट्स हैं, जैसे a है और b है, तो a b यहाँ पे a की 1 हो जाएगी पावर, b की हो जाएगी 2, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए प्रोडक्ट की बात करी जाए तो c की पावर 3 हो जाएगी ये, और d की पावर 1 हो जाएगी। तो इसको के इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट की पावर m और रिएक्टेंट की पावर n भी लिख सकते हैं हम। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, जो पहले वाला एग्जांपल अपना फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा। तो N2 जो है अपना वो 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ मिलकर हमें देता है अमोनिया 2 मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स NH3। जैसे ये इक्वेशन देखी जाती है बैलेंस है, जैसे N2 है तो 2 N हो जाएंगे ये, और 6 हाइड्रोजन अपने पास, तो 6 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे। तो ये है अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको के इक्विलिब्रियम निकालना हमें, तो के इक्विलिब्रियम तो वो बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की पावर m लिखा था हमने और जो रिएक्टेंट्स है उसकी पावर n लिखा था डिवाइड करके। तो प्रोडक्ट क्या है अपना, प्रोडक्ट है NH3, तो हम एक्टिव मास लेंगे किसका, NH3 का ऊपर, और जो m था वो क्या था, कोफिशिएंट था अलग अलग, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है हमें तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना जो रिएक्टेंट है वो, तो रिएक्टेंट अपने पास 2 हैं, तो ये हो गया N2 कंसंट्रेशन बोल दो या फिर एक्टिव मास बोल दो, N2 एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रहेगी। मान लेते हैं शुरू में इसके 10 मोल थे, बट इक्विलिब्रियम में क्या रहा, 1 मोल रहा, तो कंसंट्रेशन 1 मोल की रखी जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर 1 होएगी, और जो H2 है उसकी पावर 3 हो जाएगी, H2 की पावर हो जाएगी अपनी 3। तो ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ये NH3 फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दूसरा लेते हैं जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल 2 हो जाएगा अपना, जो सल्फर डाइऑक्साइड है अपनी वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें दे रही है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और ये 2 मोल मिलेंगे हमें, ठीक है। SO2 के 2 मोल मिलके ऑक्सीजन के साथ 2 मोल SO3 दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 सल्फर हुआ तो 2 सल्फर ये हो गया, और 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो ये अपनी बैलेंस इक्वेशन है। इसका के इक्विलिब्रियम निकालना हमें, तो के इक्विलिब्रियम वो बराबर हो जाएगा, जो प्रोडक्ट था उसकी पावर m लिखा था हमने, तो एक्टिव मास ऑफ SO3 और इसकी पावर हो जाएगी 2 डिवाइड बाई SO2 है अपना SO2 और इसकी पावर हो जाएगी 2, और ऑक्सीजन है उसकी पावर हो जाएगी 1, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोल है, देख रहे हो ये 1 मोल है तो पावर 1 यहाँ पे 2 है, तो 2 कोफिशिएंट रख दिया हमने यहाँ पे, समझ रहे हो। तो अब जो ये कंसंट्रेशन अपनी या फिर जो एक्टिव मास है वो 2 तरीके से आ सकता है अपने पास, इसी से जो के इक्विलिब्रियम है उसके 2 रूप बन सकते हैं अपने पास। जैसे के इक्विलिब्रियम तो एक तो हो जाएगा जैसे मोल्स पर लीटर दिया हो हमें, या मोलरिटी के फॉर्म में दिया हो, या फिर एक दिया हो हमें पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा के सी कंसंट्रेशन के टर्म में दिया हो, और एक हो जाएगा पी के पी पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमें दिया हो। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली दे देगा इतने मोल इतने लीटर में, तो यहाँ पे मोलरिटी, जैसे मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो वॉल्यूम कर दिया N/V के टर्म्स में दिया हो हमें, और एक दिया रहता है पार्शियल प्रेशर। तो जो के सी है अपना कंसंट्रेशन वो दोनों में हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो के सी है वो लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है, ठीक है। और जो के पी रहेगा अपना पार्शियल प्रेशर वो सिर्फ रहेगा गैसेज में, क्योंकि गैसेज हैं वो एग्जर्ट करती हैं प्रेशर अपना, ठीक है, गैसेज। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखे कैसे बनेगा, ये अपने पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, ठीक है। तो P को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे और N/V कर देंगे यहाँ, और RT, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी अपना कांस्टेंट दिया रहेगा, किसी भी जो रिएक्शन होएगी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो P क्या हो जाएगा अपना पार्शियल प्रेशर
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N/V। तो N/V क्या है, ये भी एक प्रकार से कंसंट्रेशन ही है, बट यहाँ पे हम लेंगे जो पार्शियल प्रेशर है वो। क्यों? क्योंकि गैसेज का मामला है, गैसेज एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है। तो ये हम रखेंगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर में, समझे। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे Kc और Kp क्या है। Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस पे, जब कंसंट्रेशन दी हो हमें, जैसे मोलरिटी दे दी, जैसे दे दिया 3 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है या 4 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, जैसे 4 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, समझ रहे हो, ऐसे हो जाए। और ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर, जैसे गैसेज है अपनी वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तो ये हो जाएगा अपना पार्शियल प्रेशर N/V। अगर यहाँ पे R तो गैस कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, कोई इक्वेशन कोई रिएक्शन होती है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है अपना, समझ रहे हो। तो जो P है पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, समझ रहे हो। ये भी एक प्रकार से कंसंट्रेशन ही है, बट यहाँ पे हमें गैसेज के उस पर रखनी है ये गैसेज, क्योंकि गैसेज एग्जर्ट करते हैं प्रेशर। जब गैसेज की बात आएगी तो के इक्विलिब्रियम को हम Kp बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। जब लिक्विड और गैस दोनों की बात आएगी, जब मोलरिटी दे रहेंगे तो उसको कंसंट्रेशन में लिख देंगे हम Kc की टर्म्स में। यहाँ पे जब एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट एक्सप्रेशंस एंड यूनिट्स फॉर Kc एंड Kp फॉर रिएक्शंस। तो यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ, उसका Kc और Kp की वैल्यू हमें बतानी है, समझ रहे हो। तो पहली वाली रिएक्शन है वो ले लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, वो हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गैस हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड अपना सॉलिड, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी अपना सॉलिड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए हमें Kc और Kp की वैल्यू बतानी है। तो Kc, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे Kc की वैल्यू। तो Kc वो बराबर हो जाएगा अपना जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास। तो CO2 इसका एक्टिव मास और इसकी पावर हो जाएगी 1, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे पावर जाएगी 1। और जो सॉलिड होते हैं अपने गैस के साथ, अगर यहाँ पे जैसे ये सॉलिड है गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब गैस की कंसंट्रेशन लाखों में, मान लेते गैस के पार्टिकल अगर लाखों में है तो सॉलिड के पार्टिकल करोड़ों में मिलेंगे, समझे। तो जैसे ये करोड़ों में है, ये भी करोड़ों में है, और ये रहेगा लाखों में, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है सॉलिड की वो तो चेंज ही नहीं होगी, तो वो हम लेते हैं यूनिटी के बराबर। तो यहाँ पे भी यूनिट 1 लिखा जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे भी 1 लिखते हैं हम, समझ, क्योंकि ये टाइटली पैक रहते हैं, जो सॉलिड अपने वो टाइटली पैक रहते हैं, और जो गैसेज क्या है वो रैंडम मोशन में रहती हैं, मतलब इधर उधर घूमती रहती है, उनका कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं है, समझ रहे हो। जैसे जो सॉलिड है अपने वो टाइटली पैक रहते हैं, तो ये इनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। जैसे ये अगर लाख है इसकी क्वांटिटी अगर गैस की, तो सॉलिड की अपनी करोड़ों है। तो मान लेते हैं 1 लाख इसके साथ कट जाएगा, ये 1 लाख तो बचेंगे कितने, 99 लाख सॉलिड के पार्टिकल्स। तो उसकी कंसंट्रेशन नियरली बराबर ही है, मतलब यूनिट मानते हैं उसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और डिवाइड बाई भी 1, तो जो Kc है अपना वो हो जाएगा ये वाला CO2 का एक्टिव मास और उसकी पावर 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम वो बात, ठीक है। कौन सी, द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स इज कांस्टेंट एंड इज टेकन एज यूनिटी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, एक बात लिख लेते हैं नोट करके। तो नोट करके लिखेंगे, द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स is constant and taken as unity, समझ रहे हो। तो यूनिट के बराबर लिया जाएगा, 1 के बराबर लिया जाएगा, यहाँ पे भी 1 और डिवाइड बाई ये भी सॉलिड है तो यहाँ पे भी 1, तो Kc आएगा अपना CO2 की पावर 1। तो ये है अपना जो कंसंट्रेशन है वो, तो वो होती है नंबर ऑफ मोल्स में या N/V होती है, तो कितने मोल्स प्रेजेंट है कितने लीटर में, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल्स पर लीटर, समझ रहे हो। तो ऐसे अगर यहाँ पे Kp निकाला जाए तो Kp के लिए हमें एक गैस वाली टर्म होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो Kp है वो किसके लिए वैलिड है, अपनी गैसेज के लिए। तो यहाँ पे Kp लिख लेते हैं हम, तो Kp वो बराबर हो जाएगा अपना CO2 और की पावर 1, क्योंकि इसमें एक गैस की टर्म है और जो रिएक्टेंट्स अपने उसमें कोई गैस की टर्म है नहीं,
यहाँ पे भी नहीं है, और जो प्रोडक्ट है इसमें एक गैसियस टर्म है, तो CO2 की पावर 1 होएगा ये। जैसे यहाँ पे ये प्रेशर रहता है ना, पार्शियल प्रेशर, तो PCO2 लिख देता हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और यहाँ पे कितना है, पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। और Kp की यूनिट क्या हो जाएगी, ATM में होती है, जो प्रेशर है वो अपना ATM में आता है, तो ATM और इसकी पावर 1 हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे ये देखो यहाँ पे, जो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड हो इक्विलिब्रियम में किसके साथ, गैस के साथ, ठीक है, तो लिक्विड हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा, उन दोनों की यूनिट ही मानी जाएगी अगर वो गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो अगर कोई रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है तो जो वाटर है उसकी जो एक्टिव मास है उसका भी 1 माना जाएगा यूनिटी, क्योंकि जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम होएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्वस में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल भी देंगे उसका, तो एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे ही हम, जो Kp और Kc लिखना पड़ेगा जिसका, तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, तो एग्जांपल 2 वो हो जाएगा अपने पास N2O4, और ये है अपना गैसियस, और ये हमें देता है 2 मोल्स ऑफ NO2, 2 मोल्स ऑफ NO2। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, जैसे N2 है तो 2N हो जाएगा, O4 है तो O भी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी अपने पास गैसियस, समझे। जो ऊपर वाली है वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, जैसे कैल्शियम 1, ऑक्साइड ऑक्सीजन 3 है तो 2 ये और 1 ये 3, और कार्बन 1 है तो कार्बन 1 ये रहा, ठीक है। तो ये सारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसका Kc निकालते हैं पहले, तो Kc ये बराबर हो जाएगा अपना NO2, ये गैसियस है, इसकी पावर 2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन से मतलब हमें, तो NO2 और जो एक्टिव मास है वो उसकी पावर 2 और डिवाइड बाई N2O4, ये भी गैसियस है, इसकी पावर 1 हो जाएगी, N2O4, समझे। तो N2O4 और इसकी पावर हो जाएगी 1। तो ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर होता है, उसकी पावर 2 और डिवाइड बाई मोल्स पर लीटर की पावर 1, तो मोल्स पर लीटर की पावर 1 बच जाएगा ये। तो मोल्स पर लीटर और उसकी पावर 2 - 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है नीचे और ऊपर 2 है, तो ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1, तो मोल्स पर लीटर बच जाएगा इसका, समझ रहे हो। तो यहीं पे देखते हैं अब Kp के लिए गैसियस टर्म्स होनी जरूरी है, या तो प्रोडक्ट में हो या फिर रिएक्टेंट में हो, तो इसमें दोनों में गैसियस टर्म है, तो पार्शियल प्रेशर वाला आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्रेशर है वो गैसेज है वो एग्जिट करती है प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर आएगा किसका, प्रोडक्ट का, तो NO2 और इसकी पावर हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि 2 मोल है, और डिवाइड बाय होएगा अपना ये वाला N2O4, तो डिवाइड बाय होएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और इसकी पावर हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसका जो यूनिट आएगी वो ATM में आती है, तो 2 - 1 हो जाएगा इसका, तो यानी ATM ही आएगा, ATM और इसकी पावर 2 - 1, समझ रहे हो। तो पहले हमें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट में कितने हैं, जैसे 2 मोल है यहाँ पे, और रिएक्टेंट में कितने हैं, तो 1 मोल है, तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं ATM की पावर 2 और -1, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे देखा जाए Kc के लिए देखें तो ये मोल्स पर लीटर, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 - 1, यहाँ पे कोई सॉलिड और लिक्विड है नहीं, अगर होता तो उनकी जो एक्टिव मास है फिर कंसंट्रेशन है उनकी 1 लेते हैं हम यूनिटी के बराबर, तो यहाँ पे कुछ है नहीं टर्म, जैसे इसमें लिया था हमने जो सॉलिड है इसकी जो कंसंट्रेशन वो 1 ली थी, सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन 1 ली थी, क्योंकि सॉलिड है वो खत्म ही नहीं होता, उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आता। अगर गैसेज अपने पास लाख है पार्टिकल इसके, तो इनके करोड़ों हैं, अगर 1 लाख चले जाएंगे तो 99 लाख बचते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, समझ रहे हो। तो इसलिए हम इसको यूनिटी मानते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, H2O का ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो H2O है अपने पास, H2O लिक्विड, और ये हमें देता है H2O गैसियस में, H2O गैसियस। यहाँ पे देख रहे हो कि बार गैस और लिक्विड है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी लिक्विड की वो अपनी कांस्टेंट रहेगी या फिर यूनिटी के बराबर रहेगी, तो यहाँ पे Kc लिखते हैं पहले, तो Kc वो बराबर हो जाएगा अपना H2O और इसकी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिक्विड लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिटी मानी जाएगी, क्योंकि इसके अगर इसके लाखों पार्टिकल है तो इसके लिक्विड के करोड़ों पार्टिकल है, तो इसकी कोई कंसंट्रेशन चेंज होएगी नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे Kp और लिख लेते हैं, तो Kp के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए, गैसेज का एग्जर्ट करते हैं, तो गैसेज है अपने पास प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये गैसियस है और इसकी पावर हो जाएगा 1, क्योंकि जो कोफिशिएंट है अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। तो इसका जो प्रेशर मेजर करते हैं हम उसका एटीएम में करते हैं, तो एटीएम की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मोल्स पर लीटर हो जाएगा, उसकी पावर 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये था किसके लिए? पहले वाले के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ Kp को, सो दैट कि इस जगह पे एक और एग्जांपल अपना आ सके। समझ रहे हो? तो जैसे फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये थर्ड एग्जांपल था अपना, ये आ जाएगा फोर्थ एग्जांपल। समझे? तो ये थर्ड एग्जांपल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना फोर्थ एग्जांपल, जो कि अपना एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो ये है अपना एक्वस है, और प्लस H2O ये है अपना लिक्विड, और ये हमें दे रहा है CH3COO माइनस और प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ठीक है। CH3COO माइनस भी अपना एक्वस है और हाइड्रोनियम आयन भी अपना एक्वस है, ठीक है। इस केस में हमें लिखना पड़ेगा Kc और Kp, तो यहाँ पे Kc लिखते हैं पहले, तो Kc वो बराबर हो जाएगा अपना, कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, तो इनकी देखेंगे हम पहले। तो ये हो जाएगा अपना CH3COO माइनस और इसकी पावर हो जाएगा 1, और H3O प्लस इसकी पावर हो जाएगी 1, पावर 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना CH3COOH एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसकी पावर भी हो जाएगी 1, क्यों? क्योंकि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 है, और यहाँ पे आएगा अपना H2O यहाँ पे लिक्विड है, और ये सारे सॉल्यूशन ये एक्वस है। इस एक्वस का क्या मतलब है? मतलब जो अपना वाटर है वो सोलवेंट है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो इसकी कंसंट्रेशन कम होएगी नहीं, तो यहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन यूनिटी ली जाएगी, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3 ही केस थे अपने, तो इंटू 1 हो जाएगा ये, या फिर इसको हम मिटा भी सकते हैं। जब H2O अपना किसी एक्वस सॉल्यूशन में दिया हो तो उसकी कंसंट्रेशन अपनी 1 यूनिटी लिखी जाएगी। अगर एक्टिव मास सॉलिड का है, अगर वो गैस के साथ किसी इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 लिखी जाएगी यूनिटी के बराबर। अगर कोई लिक्विड है गैस के साथ इक्विलिब्रियम में, तो लिक्विड की कंसंट्रेशन भी यूनिटी लिखी जाएगी। तो ये 3 ही केस थे अपने, समझे यहाँ तक? और अब हमें चाहिए Kp चाहिए हमें, तो P के लिए प्रेशर होना चाहिए, मतलब गैसेज होनी चाहिए, तो इसमें कोई गैसेज टर्म है नहीं, तो यहाँ पे Kp डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो Kp इज नॉट डिफाइंड, Kp इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो अगर Kp डिफाइन करना हमें, तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट एक गैसियस टर्म होनी चाहिए। जैसे इन सब में गैसियस है, गैस है, तो इसके लिए Kp डिफाइंड है, जो कि हमने Kp इसके लिए तो मिटा ही दिया था वो। समझ रहे हो? तो अब देखते हैं Kc और Kp में क्या रिलेशन है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो इसके लिए मेरे को इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो a प्लस 3b और प्लस 2c ये मान लेते हैं हमें दे रहे हैं d प्लस e, ठीक है। d और प्लस e हमें दे रहे हैं, तो जो a है उसको मैं मान लेता हूँ सॉलिड, 2b को मान लेता हूँ लिक्विड, और 3c को मान लेता हूँ गैसियस, 2c को मान लेता हूँ गैसियस, d और e को भी मान लेता हूँ गैसियस, और e को भी मान लेता हूँ मैं गैसियस, ठीक है। गैसियस क्यों मान रहे हैं? क्योंकि Kp चाहिए हमें, तो उसमें गैसियस टर्म्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी Kp डिफाइंड है अपना। समझ रहे हो? Kp और पार्शियल प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम एट पार्शियल प्रेशर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सॉलिड लिक्विड गैस, और ये दोनों गैस लिए, तो यहाँ पे हम Kc को देखते हैं, तो Kc ये बराबर हो जाएगा अपना d कंसंट्रेशन ऑफ d की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ E की पावर 1 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2 हो जाएगा। ये यहाँ कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और इनकी हो जाएगी यूनिटी, क्यों? क्योंकि ये गैसेज के साथ इक्विलिब्रियम में है। समझ रहे हो? तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी सॉलिड और लिक्विड की, तो इसलिए इनकी मानी जाएगी यूनिटी। तो ये अपने पास आया Kc, ठीक है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन D है, इसको CD बोल देते हैं, इसको CE बोल देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ E, कंसंट्रेशन ऑफ D और कंसंट्रेशन ऑफ C।
तो इसको थोड़ा और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सी डी और इसकी पावर हो जाएगी अपनी 1 और कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर हो जाएगी अपनी 1 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर हो जाएगी अपनी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते, कंसंट्रेशन लिख दीजिए, ये भी कंसंट्रेशन यहाँ पे एक्टिव मास है अपना। तो अब देखेंगे अपना के पी। तो के पी क्या हो जाएगा, के पी वो बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर रहता है अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की पावर 1 और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 1, क्योंकि इसमें आते हैं गैस सिस्टम, तो 2 गैसेस प्रोडक्ट वाली ये होगी और ये हो जाएगी अपने एक रिएक्टेंट वाली, क्योंकि ये तो 2 लिक्विड है और सॉलिड है। ठीक है, उसमें कोई काम नहीं रहता है, जो पार्शियल प्रेशर है सॉलिड लिक्विड है उसमें कोई काम रहता है, क्योंकि गैसेज जो है वो एग्जर्ट करती हैं प्रेशर अपना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, यानी पी वी बराबर हो जाएगा अपना एन आर टी। तो P पार्शियल प्रेशर को सब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे N बाई वी और आर टी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब कोई रिएक्शन होगी तो उस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अपना। तो P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N बाई वी। तो ये N बाई वी क्या है, एक प्रकार से कंसंट्रेशन ही है, तो इसको C लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा अपना सी आर टी। सी क्या है, N बाई वी है अपना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ D का देखें तो C क्या हो जाएगा, यहाँ पे D लिख देता हूँ, सी डी, तो पी डी यानी सी डी हो जाएगा। अगर पी ई चाहिएगा तो पी ई हो जाएगा, पी ई बराबर हो जाएगा सी ई और आर टी। अगर हमें सी चाहिए, पी सी चाहिए तो सी सी आर टी हो जाएगा, समझे। तो पी सी बराबर हो जाएगा अपना सी सी आर टी, सी सी आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर इंटू टी, समझे ये वाले। तो पी डी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, पीई की जगह ये लिख सकता हूँ और पीसी की जगह ये लिख सकता हूँ, जो कि अपने पास ये वाले हैं। तो के सी को यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले। तो के सी बराबर हो जाएगा अपना सी डी यानी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ई की पावर 1 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 2, ये के सी अपना। और के पी क्या हो जाएगा अपना, के पी यहाँ रख देंगे, जो पी डी है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पी ई ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पी सी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, समझे। तो पी डी यानी सी डी और आर टी इसकी पावर है 1, पी ई ये वाली पी ई क्या अपना सी ई आर टी है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सी ई और आर टी इसकी पावर है 1 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी और की पावर है अपना 2। ये 2 आएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी 2 आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, ये वाला 2, क्योंकि 2 है इसकी, तो यहाँ पे गलत लिखा गया था ये, तो ये 2 लिख दिया मैंने, 2 आएगा ये। ठीक, तो ये एक पावर ये, एक पावर ये, आर टी की पावर 1 आर टी की पावर 1 यानी आर टी की पावर 2 हो जाएगी, और ये आर टी की पावर 2 नीचे है, तो काटेंगे नहीं, इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे जैसे के पी। तो के पी बराबर हो जाएगा अपना, एक तो हो जाएगा यहाँ पे के सी, तो के सी हो जाएगा, क्यों, जैसे सी डी सी ई और सी ई सी सी की पावर 2 ये बाहर आ जाएंगे, तो सी डी सी ई और सी ई की पावर 2 यानी ये सेम है ना, तो ये के सी हो जाएगा यहाँ पे, तो के सी और बचेगा क्या अपने पास, आर टी की पावर 1 आर टी की पावर 1 डिवाइड बाई आर टी की पावर 2, तो ये हो जाएगा अपना आर टी की पावर 1 और प्लस आर टी की पावर 1 यानी पावर मल्टीप्लाई होती है तो जुड़ जाती हैं, और एक रहेगा अपने पास ये डिवाइड वाला आर टी की पावर 2 ये वाला, तो इसको मैं घटा दे रहा हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2, काटेंगे नहीं इसको, क्यों, क्योंकि हमें इसको कुछ टर्म्स में लिखना है। अगर ये वाली इक्वेशन ऐसी नहीं आई तो उसके लिए हम जनरल देख रहे हैं, ठीक है। तो के सी क्यों आया, क्योंकि ये सी डी सी ई और सी सी की पावर 2 ये सेम है ना, के सी के बराबर है ये वाला, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आर टी की पावर ये 1 आर टी की पावर ये वाली 1 तो 2 और आर टी की पावर 2 नीचे है, ये आर टी है 2 नीचे है, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये क्या आता है, ये अपना प्रोडक्ट का सम, जैसे ये 1 और ये 1 और ये क्या है, ये अपना रिएक्टेंट का सम है, जैसे ये 2 हो गया, तो ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एन जी, गैसियस टर्म सही है, जैसे एक गैस और 2 गैस, ये गैसियस ये है। तो के पी बराबर हो जाएगा अपना के सी इंटू आर टी और इसकी पावर हो जाएगा डेल्टा एन जी गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस टर्म्स
ये है डेल्टा एन जी, मतलब चेंज है, ये डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन गैसियस टर्म्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो। तो ये कैसे आता है डेल्टा एन जी, ये डेल्टा एन जी, तो ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, क्योंकि फाइनल क्या बना, प्रोडक्ट बना अपना, इनिशियली क्या था रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा एन प्रोडक्ट और माइनस एन रिएक्टेंट, समझ रहे हो। तो ये डेल्टा एन जी लिखा जाता है। अगर कोई भी इक्वेशन हमें दी रही है रहेगी ये, तो इसमें डायरेक्टली हम बता सकते हैं। इसमें तो क्या था, इसमें तो ये कट रहा है, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, बट किसी में ऐसा भी होएगा क्या कैंसिल नहीं होएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 ही कर दें, तो 1 कर देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 जुड़ जाएगा और 1 घट जाएगी, समझ रहे। तो डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 बच जाएगा अपना, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे 1 रखें तो 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा अपना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो जो रिलेशन है के पी और के सी में वो ये है, के पी बराबर हो जाएगा के सी आर टी डेल्टा, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। तो ये है अपनी रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको छोटा से अक्षरों में यहाँ पे। तो के पी बराबर हो जाएगा के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस टर्म्स, ठीक है, डेल्टा एन जी, डेल्टा मतलब चेंज, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी मतलब गैसियस टर्म्स जितनी भी है ये, ठीक है, गैसियस मोल्स में जितने भी चेंज हो रहे हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो इसके क्वेश्चंस लगाते रहना, तो हम बढ़ेंगे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की उसकी ओर, ठीक है, हलवे क्वेश्चन आएंगे इसके, लगाते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहले हम देख लेते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, या फिर लिख देते हैं डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन। तो जो पहला वाला हो जाएगा वो हो जाएगा अपना मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसको एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं a प्लस बी और ये हमें दे रहा है c, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको k मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो k मान लिया, मान लेते हैं ये अपने पास। तो दूसरी क्या हो जाएगी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये तो पहला वाला था, दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे c हमें देता है a प्लस बी लिख देते हैं, तो c ये हमें दे रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/k। ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये रिएक्शन का, जैसे ये वाला इसका k है अगर, तो अगर ये उलट देंगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी उलट जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम, तो k इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, k इक्विलिब्रियम, तो वो बराबर क्या हो जाएगा किसके लिए, पहले वाले की, इस वाले इक्वेशन के लिए। तो ये मैंने k इक्विलिब्रियम k मान लिया इसको, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ c, तो कंसंट्रेशन ऑफ c और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b, या फिर एक्टिव मास ऑफ ए और बी, ठीक है। और इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं जैसे k1 मान लेते हैं इसको पहले इक्विलिब्रियम की जगह k1, और इसको मान लेते हैं दूसरे वाले को k2, k1 और k2 इसको मान लेते हैं इस वाले को k2। तो k2 क्या हो जाएगा अपना, k2 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और डिवाइड बाय हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है। जैसे इसको अगर उलट दिया जाए 1/k2 लिख दूं इसको, तो ये बराबर हो जाएगा k1 के, या फिर अगर इसको k मानना तो ये 1/k हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इसको 1/k2 अगर लिखें तो c ऊपर हो जाएगा और a b नीचे हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा ये। या फिर इसको बराबर लिख सकते हैं हम बराबर 1/k2 के, और जो कि बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। अगर इसको k1 को k मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा, ये k 1/k हो जाएगा, समझ रहे हो, सेम आया ना दोनों। तो ऐसे इसको कर सकते हैं हम, ठीक है। ये वाला तो ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पहले वाला, और दूसरा टाइप क्या हो जाएगी इसकी, अगर मान लेते हैं हमारे पास a प्लस बी और ये हमें दे रहा है c प्लस डी,
तो C प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं K मान ले रहा हूँ। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, जैसे NA कर दूँ और प्लस NB कर दूँ, और ये हमें देगा NC और प्लस ND, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा K की पावर n। ठीक है, दिखा देते हैं इसको भी। तो ये A वाला पार्ट मान लेते हैं इसको हम, तो ये A वाला मान लेते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये मान लेते हैं B टाइप की जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो वाली। ठीक है, इसके लिए और देखते हैं, जैसे इसका देखा जाए तो इसको K मान लेते हैं, फिर K1 मान लेता हूँ। K1 बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई AB, कंसंट्रेशन इसमें लगा लेना। ठीक है, जैसे यहाँ लगा ही देता हूँ मैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ C D और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A और B। ठीक, इसका और देखते हैं, जो ये वाला है अपना B वाला, इसका K2 में बोल देता हूँ इसको K2, ये बराबर क्या हो जाएगा अपना C की पावर n D की पावर n, तो C की पावर n और D की पावर n और डिवाइड बाई हो जाएगा A की पावर n और B की पावर n। समझ रहे हो? तो हम जो ये n है इसको ऊपर भी ले सकते हैं, तो C D बाई A भी लिख सकते हैं इसको हम, तो ये बराबर हो जाएगा अपना C D और बाई A B, और ये कंसंट्रेशन तो है ही साथ में, तो इसको n ऊपर लिख सकते हैं हम, तो ये पूरा का पावर में आ जाएगा n। ठीक है, जैसे अगर इसको खोलना हो तो C की पावर n D की पावर n A की पावर n B की पावर n, सेम ही बन जाएगा ना। तो ये क्या मानना हमने, ये मानना है C D A B यानी K1 मानना है, तो K1 की पावर n हो जाएगा ये, या फिर अगर इसको K मानने तो K2 क्या हो जाएगा अपना K की पावर n हो जाएगा ये। समझ रहे हो? तो ये दूसरी टाइप का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन था। अब तीसरी टाइप का देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं अपना तीसरी टाइप का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है A और ये हमें दे रहा है B, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K मान लेते हैं हम, और एक दूसरी है X दे रहा है हमें Y। ठीक है, इसका मान लेते हैं हम K1 और K2 मान लेते हैं, K1 और K2 है इसका। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होएगा, अगर दोनों को जोड़ दें हम, जैसे A प्लस X और ये हमें देगा B प्लस Y, तो इसका हो जाएगा अपना K1 और K2 हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इस रिएक्शन का वो। ठीक है, वो देखते हैं कैसे आएगा। तो K1 कैसे आएगा अपना, K1 वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक, K2 क्या आएगा, K2 बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ Y और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X। ठीक, तो ये थे अपने K1 और K2। अभी इसको इन दोनों का देखना है, जैसे A प्लस एक्स है तो A प्लस एक्स, तो इसको K इक्विवेलेंट बोल देता हूँ मैं इसको, K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ B और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Y डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ X, कंसंट्रेशन ऑफ X। समझ रहे हो, ये वाला X और ये वाला A। तो B बाई ए यानी B बाई ए क्या हो जाएगा अपना K1, Y बाई एक्स क्या हो जाएगा अपना K2, तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा, K1 और K2 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा अपना K1 और K2। तो ये थर्ड टाइप का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन था किसी भी रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखेंगे हम फोर्थ टाइप का, अगर ये घटाना हो तो क्या होएगा, फोर्थ टाइप का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन। तो ये A और B हम की बार घटाना देख लेते हैं क्या होएगा। तो मान लेते हैं A हमें दे रहा है B और जो X है वो हमें दे रहा है Y के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। तो ये Y दे रहा है हमें, तो A अगर इन दोनों को घटाएंगे, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, तो A माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और ये हमें दे रहा है मान लेते हैं B माइनस वाई। तो जो K इक्विवेलेंट है वो बता देता हूँ किसके बराबर आएगा, K इक्विवेलेंट वो बराबर आएगा K1 बाई K2 के। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे आएगा एक बार। तो इसका जो K1 बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा K1 और ये हो जाएगा अपना K2। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K1 और K2 को। तो K1 कितना हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ B और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, K2 क्या हो जाएगा, K2 वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ Y डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X, तो Y और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X। ठीक है, ये हुआ अपना।
अगर इसको देखा जाए के इक्विवेलेंट को, तो इसको देखते हैं पहले। तो ये y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये y इधर प्लस का, x उधर जाके प्लस का, यानी ये बन जाएगी अपनी a प्लस वाई, और ये हमें दे रही है b प्लस एक्स। समझे? थोड़ा इसको और सही बनाते हैं। तो इसका के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ बी और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई। समझे? तो ये b बाई ए क्या है, b बाई ए k1 है, और y बाई एक्स यानी ये k2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा ना k2। अगर इस x को यहाँ पे ले जाएं तो y बाई एक्स यानी k2 डिवाइड हो जाएगा ये। तो k इक्विवेलेंट क्या है अपना, k इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना k1 बाई k2। ठीक है, ये अपने आंसर थे। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन थी ये 4 प्रकार से। तो ये 4th टाइप का, 2 पिछले वाले स्लाइड में करवा दिया, ये 3rd टाइप का मान लेते हैं इसको। ठीक है, 3rd टाइप का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन। तो इन्हीं पे बेस्ड इसका अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर चलेंगे दूसरा जो अपना टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन हमारा H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ये हमें देते हैं 2 मोल्स ऑफ HI गैसियस इफ K बराबर है 49 फॉर दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू है वो है 49 अपने पास। तो फाइंड K इक्विलिब्रियम फॉर HI, हमें देता है हाफ मोल ऑफ H2 एंड हाफ मोल ऑफ I2। तो इस वाले रिएक्शन के लिए हमें बताना है K इक्विवेलेंट क्या होएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो जो ये है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन है, तो जो पहले वाला था वो मोड और दूसरे वाला मोड था वो। तो पहले वाला क्या था, ये था, जैसे इसको उलट दिया हमने तो ये जो के है वो भी उलटा जाएगा। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा अपना, स्टेप 1 जो के है, के फॉर सेकंड रिएक्शन, के फॉर सेकंड रिएक्शन, तो वो भी उल्टा जाएगा। तो के क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि हमने रिएक्शन को उल्टा है तो ये भी हो जाएगा अपना 1/49 उल्ट जाएगा ये भी। तो स्टेप 2 में क्या करा इन्होंने, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 2। तो स्टेप फर्स्ट में तो क्या करा इन्होंने, उलट दिया। जैसे ये अपना प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट बना दिया, मतलब उलट दिया, तो ये भी उल्टा जाएगा जो मैंने पहले वाला स्टेप बताया था वो। दूसरा स्टेप में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा स्टेप क्या था अपना, अगर कोई रिएक्शन उसको हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Na और प्लस Nb वो हमें देता है, मान लेते हैं हम Nc और प्लस Nd। ठीक है, ये a प्लस बी और ये हमें देता है, मान लेते हैं C प्लस डी। तो इसका अगर K है, तो पहले वाली इक्वेशन का अगर कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इस वाले का बनेगा K की पावर n। तो ये बनेगा K की पावर n, जो कि मैंने दूसरा बताया था, फिर तीसरा बताया, फिर चौथा बताया स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करा इन्होंने, K की पावर n हो जाएगा। तो ये K है, इसकी पावर n, यानी हाफ हाफ करा है ये। जैसे इसका हाफ कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 1 बन जाएगा ये। समझ रहे हो? तो K इक्विलिब्रियम आ जाएगा अब की बार फाइनल, क्योंकि 2 स्टेप करें इसमें। तो K इक्विलिब्रियम वो बराबर हो जाएगा अंडर द रूट, या फिर जो K है उसकी पावर हाफ हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करा। अगर यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये आधा, ये भी आधा। जैसे ये मैंने n से मल्टीप्लाई करा तो K की पावर n करके दिखाया है ना 2 स्लाइड पीछे। तो K इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा अपना, K इक्विलिब्रियम वो बराबर हो जाएगा अपना K क्या है अपना 1/49, तो इसका रूट यानी 1/7 हो जाएगा ये। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इस वाले रिएक्शन के लिए, वो हो जाएगा अपना 1/7। समझे? तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जो IIT 2006 में आया था अपना। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन हमारा जो क्या आया था IIT 2006 में, तो Ag प्लस और प्लस NH3 ये हमें देता है AgNH3 प्लस, और इसका K1 है अपने पास 3.5 × 10⁻³ और ये दूसरी जो इक्वेशन है अपनी AgNH3 प्लस, वो NH3 के साथ मिलकर हमें देता है AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस। ठीक है, प्लस क्या है, यहाँ पे चार्ज है इस स्पीसी पे, और इसका K2 है 1.7 × 10⁻³ तो हमें बताना है फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ये बना है तो उसमें जो कांस्टेंट है फॉर्मेशन वाला, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो उसको, तो वो कितना है वो हमें बताना है। समझ रहे हो? तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये कब बनेगा, ये बनेगा जब दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देंगे तब। जैसे ये वाला जुड़ेगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, राइट हैंड साइड में ओनली ये वाला कंपाउंड बचेगा अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है,
तो इसको दोनों के इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या बच रहा है, Ag प्लस और प्लस 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3, और इससे हमें मिल रहा है जो हमारा कंपाउंड है ये Ag और NH3 होल ट्वाइस, और स्पीसी पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लूज कर दिया है। जैसे ये देखा जाए तो ये सब जुड़ जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे है। अगर इसको यहाँ पे ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्पीसी अपनी एलिमिनेट हो जाएगी, तो बचेगा अपने पास ये वाला। तो अगर इसका K1 K2 को हम जोड़ते हैं, जैसे इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में जो तीसरे वाला था एडिंग ऑफ इक्वेशन, तो उसमें पढ़ा था ना हमने ये वाला। तो ये जो K इक्विलिब्रियम बनेगा अपना, K इक्विलिब्रियम, वो K1 और K2 बन जाता है अपना, जो कि हमने बताया था मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन में, जो कि थर्ड वाला पॉइंट बताया था। फिर फोर्थ पॉइंट बताया था अगर घटाएंगे तो, ठीक है। इस दोनों को जोड़ना हमें, तो ये हो जाएगा K1 और K2 बनेगा, जो K इक्विवेलेंट बनेगा वो। तो हमें K इक्विवेलेंट ही चाहिए यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ दिस। तो K1 और K2 को गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा अपने पास, K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा K1 और K2। तो 3.5 इंटू 10⁻³ और गुणा करनी है इंटू 1.7 और इंटू 10⁻³। तो ये -3 और ये -3, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। और इसकी गुणा करनी है हमें, तो 17 पर 85, तो ये हो जाएगा अपना 85 का 5 हासिल 8, तो 17 × 51 और 8 59, तो 5 9, और ये वाला दशमलव तो देखनी पड़ेगी पहले, तो 5 9 5 बना रहा है अपने पास, और दशमलव देखेंगे 2 स्थान के बाद, क्योंकि एक ये और एक ये, तो 2 स्थान के बाद, यानी 5.95, ठीक है। और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻6, जो के इक्विवेलेंट आया अपना, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो बढ़ेंगे वो दूसरा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो इक्विवेलेंट है वो। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो अपना जो के ई है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो पहला क्या था, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। और वो किस प्रकार से करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका डेरिवेशन भी बता देंगे यहाँ पे। तो log बेस ई और K2/K1 बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा H और बाई आर और इंटू T2 माइनस T1 और डिवाइड बाई T1 और T2, ठीक है। इस प्रकार से वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। डेल्टा H क्या हो जाएगा अपना, इंथैल्पी चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। K1 K2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन का पहले वाले का कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। R क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे हम, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले स्टार मार्क कर देता हूँ, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये जो अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था उसमें भी आया था, बट उसमें हमने जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं करवाया। यहाँ पे हमने गिब्स एनर्जी पढ़ ली है और केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका डेरिवेशन यहाँ पे जरूरी है, समझ रहे हो। तो जो गिब्स एनर्जी है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर ये नहीं आता तो ऊपर सर्च करना है गिब्स एनर्जी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा। तो गिब्स एनर्जी को डिनोट करते हैं हम डेल्टा जी से, तो वो बराबर होता है अपना डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। जी डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन इंट्रोपी, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये वाला, ठीक है। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस ये सब मैंने गिब्स एनर्जी में पढ़ाया हुआ है, वो ऊपर टाइप करना है, मिल जाएगा लेक्चर, समझ रहे हो। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी, डेल्टा जी
अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी, ठीक है। डेल्टा जी अगर जीरो है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे है, वो सब बताया हुआ है, समझ रहे हो। तो एक बार टाइप कर लेना ऊपर, ये लेक्चर मिल जाएगा, जब ही जाके समझ में आएगा, या अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा ये वाला जो डेरिवेशन करवाऊंगा ये, तो लेक्चर देखना पड़ेगा वो। तो इस वाली रिएक्शन से बढ़ के हम ये वाली रिएक्शन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। तो डेल्टा जी बराबर है अपना डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। तो ये जो कोई रिएक्शन होती है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, मतलब जो भी रिएक्शन होगी अपने रिवर्सिबल है वो कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसको देखेंगे। तो डेल्टा एच जो है अपना, डेल्टा एच वो बराबर होता है डेल्टा यू और प्लस डेल्टा पी वी, जो वर्क डन होता है अपना वो वाला, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी बराबर हो जाएगा अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस जो वर्क डन में काम आएगी वो वाली, ठीक है। तो ये भी करवाया, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ये वाला, ठीक है, ये भी करवाया मैंने। तो जो डेल्टा यू है अपना, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो इसकी जो वैल्यू है अपनी वो रहती है एन सी वी और डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मानना है, क्योंकि जो भी इक्वेशन रिएक्शन होती है अपनी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, जो भी अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो। तो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेता हूँ इसको मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा अपना जीरो के बराबर, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू अपना हो जाएगा जीरो को टेंड करेगा। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा अपना, डेल्टा एच वो बराबर हो जाएगा डेल्टा पी वी, समझ रहे हो। वर्क डन है ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो, डेल्टा एच या फिर डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू और प्लस वर्क डन, समझे। तो ये मान लेते हैं छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये डी जी डी एच और डी एस कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये हो जाएगा डी जी और बराबर हो जाएगा डी एच और माइनस टी डी एस, समझ रहे हो। छोटे छोटे चेंज मान लिए मैंने, ये तो बड़ा चेंज है, ये छोटा सा चेंज है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जोड़ सकते हैं, पूरा जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है वो निकल के आ जाएगा अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे डी एच देखते हैं, इसको और करते हैं इंटीग्रेट पहले। तो डी एच वो बराबर हो जाएगा अपना, एक बार इसको P को कांस्टेंट मानेंगे, V का करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार V को कांस्टेंट मानेंगे, P का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना P dV और प्लस V dP। बताओ यहाँ तक समझे कि नहीं। तो ये DH है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो DG बराबर हो जाएगा अपना P dV प्लस V dP और माइनस T डेल्टा T ds, माइनस का T ds। यहाँ तक समझे कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये जो ds है इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जो इंट्रोपी का हमने फॉर्मूला बताया था। तो ds यानी डेल्टा s जो होता है अपना वो होता है डेल्टा Q और बाई T होता है, ये मैंने बहुत बार करवाया है। अगर ये इंट्रोपी का नहीं आता तो ऊपर सर्च करना इंट्रोपी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो वो वाला लेक्चर मिल जाएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें बता रखी हैं तभी जाके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ds लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना dq, ठीक है। dq बाई टी हो जाएगा, तो t से t ये वाला मर जाएगा तो dq बचेगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो t से t मर जाएगा, ये बचेगा क्या अपने पास dq, समझे। और अगर यहाँ पे अगर थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ देखें तो वो क्या होता है अपना q बराबर होता है डेल्टा u और प्लस p dv, ठीक है, p dv। तो du कर लेता हूँ इसको du और dq बोल देता हूँ। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो चेंज इन इंथैल्पी, जैसे ये वाला जीरो है तो ये वाला जीरो हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा अपना जीरो और डी क्यू ये क्या करेगा अपना पी डी वी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये वाले दोनों बराबर हैं तो ये और ये कट जाएगा यहाँ पे, समझ रहे। ये प्लस का है ये माइनस का है, जैसे ये 10 है ये भी 10 है तो ये दोनों बराबर हुए ना, तो ये 10 और ये 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर ये डी क्यू को उधर ले जाता हूँ मैं और पी डी वी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पी डी वी और माइनस का डी क्यू बराबर हो जाएगा अपना जीरो के, ठीक है। तो जैसे पी डी वी और माइनस का डी क्यू ये जीरो को टेंड करेगा ये वाला, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये कट जाएंगे अपने, समझे। तो अपने पास फाइनली क्या इक्वेशन आ रही है, डी जी आ रहा है अपना वी डी पी के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, तो डी जी बराबर हो रहा है अपना वी डी पी, तो वी डी पी,
समझे यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? बट जो अपना जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है उसको निकालने का एक फॉर्मूला और है अपने पास, जैसे डी जी वो बराबर हो जाएगा अपना वी डी पी और प्लस डी जी नोट। ये डी जी नोट क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। जो जी नोट है डी जी नोट ये आता है अपना एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो 1 बार या फिर 1 atm, ठीक है, डी जी नोट। तो अगर डी जी नोट अपना ये एस टी पी पे आ गया, उसके बाद अगर कम पे आएगा तो डी पी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये कम घट जाएगा यहाँ से, अगर ज़्यादा हुई तो इसमें ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये है चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो ये वाली इक्वेशन हमें याद रखनी है। तो ये तो चेंज होएगा नहीं क्योंकि एस टी पी पे है, तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा अपने, तो इसको डेल्टा जी भी लिख सकते हैं हम। समझ रहे हो? तो इसके जैसे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी डी जी नोट है, इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे इस साइड से, दोनों साइड से, तो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, तो डी जी, तो इसका इनिशियल से फाइनल कर देते हैं, तो इनिशियल से फाइनल, और ये प्रेशर इनिशियल से प्रेशर फाइनल, और ये भी इनिशियल से फाइनल। बट इसके लिए इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर ही है क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है एसटीपी पे, तो ये दोनों सेम है इसके लिए। तो इसको डेल्टा जी नोट लिखेंगे डायरेक्ट। समझ रहे हो? तो इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा जी लिख देते हैं इसको, तो डेल्टा जी, क्योंकि फाइनल और माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा जी हो जाएगा चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो वो बराबर हो जाएगा, जैसे वी है इसको हम चेंज करेंगे प्रेशर के टर्म में, अपने पास इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी, तो पीवी बराबर होती है अपने पास एन आर टी के। समझ रहे हो? तो वी की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो वी कितना हो जाएगा एन आर टी और बाई पी हो जाएगा ये। समझे? तो वी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये इनिशियल से ये फाइनल, तो ये हो जाएगा वी की जगह एन आर टी और बाई पी और इंटू डी पी और प्लस डेल्टा जी नोट लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट ही, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एस टी पी पे होता है अपना। जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, जो जी नोट रहता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही रहता है, ठीक है। जैसे ये जी नोट और कोई जी नोट हो जाए वो तो स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर वाली कंडीशन पे ही होता है अपना। समझ रहे हो? तो जैसे एन आर टी और बाई पी और इंटू डी पी, इसका देखते हैं आगे, तो ये लॉग ऑफ पी बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं ना हम ये वाला। तो हमने ये देखा कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर जब ये हमने डेल्टा टी नोट जीरो कर दिया था, तो ये टेम्परेचर भी अपने यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? तो ये हमें याद रखनी है ये वाली इक्वेशन। तो डेल्टा जी नोट, तो बढ़ेंगे ऊपर नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका और डेरिवेशन बचा अभी। तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल और एन आर टी बाई पी और डी पी और प्लस डेल्टा जी नोट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो जैसे एन आर टी तो अपना कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा लोग इससे इंटीग्रेशन से, तो ये बनेगा अपना डेल्टा जी बराबर हो जाएगा अपना एन आर टी और लॉग बेस ई और यहाँ पे हो जाएगा पी, ठीक है। और ये जो अपना ये इनिशियल से फाइनल, ठीक है, तो पी ये हो जाएगा अपना, या फिर इनिशियल और फाइनल की जगह यहाँ पे 1 और 2 भी कर सकते हैं हम, तो P2 बाई P1 हो जाएगा या फिर P फाइनल बाई P इनिशियल हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली P2 बाई P1 ही लिख देता हूँ। इसको जब खोल लेंगे तो ये बनेगा P2 बाई P1 और प्लस ये हो जाएगा अपना डेल्टा जी नोट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जैसे जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई हमने ये यहाँ पे बता ही देता हूँ इसको भी। तो ये अपना लॉग अपना आया था लॉग बेस ई और पी आया था ये, तो ये मान लेते हैं हम 1 से 2 गए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग P2 और माइनस लॉग P1, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो फाइनल में से इनिशियल घटाया ही है, जब भी तो चेंज बनता है अपना, तो ये आ गया अपना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ P2 बाई P1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है लॉग m और माइनस लॉग n, तो ये बराबर होता है अपना लॉग ऑफ m बाई n, तो लॉग ऑफ m बाई n, तो वही हमने लिखा है ये। जैसे ये लॉग m ये लॉग n, तो लॉग m बाई n हो जाएगा ये m बाई n P2 बाई P1, सेम ही तो लिखा है ये, ठीक है। अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी देखना तो ऊपर सर्च करना लॉगरिथम बाय द चैंपियन इंस्टीट्यूट, लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे।
हमें बस लॉग की प्रॉपर्टी देखनी थी यहाँ पे, समझ रहे हो। तो हम जो देख रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन, समझे। तो इक्विलिब्रियम जब होता है तो डेल्टा जी अपना जीरो हो जाता है। तो ये इसके लिए पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जो थर्मोडायनामिक्स का 8वां लेक्चर है गिब्स एनर्जी, ऊपर सर्च कर लेना, चैंपियन इंस्टीट्यूट भर देना, उसमें करवाया हुआ इसका डेरिवेशन भी। तो उस केस में होता है अपना जी बराबर जीरो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी बराबर होता है अपना जीरो, डेल्टा जी बराबर है जीरो। इक्विलिब्रियम पे आएंगे जब भी तो कंडीशन ये या फिर जो रिलेशन है वो पता चलेगी गिब्स एनर्जी में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो ये डेल्टा जी जीरो होता है उसमें, ठीक है। तो ये जीरो कर देंगे हम पुट, बराबर हो जाएगा अपना एन आर टी और लॉग ऑफ लॉग बेस ई पी टू बाई पी वन और प्लस डेल्टा जी नॉट, समझे। या फिर अगर इसको 1 मोल के लिए देख लो तो ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस। फिर बाद में देख लेंगे, पहले जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके लिए देख लेते हैं, फिर 2 मोल के लिखेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो इसको n को हटा देता हूँ क्योंकि n की जगह यहाँ पे 1 मोल लिख दिया हमने, समझे। तो डेल्टा जी नोट यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इस वाली पूरी टर्म को यहाँ पे ले जाओ तो डेल्टा जी नोट क्या बनेगा अपना, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ आर टी और लॉग बेस ई और पी टू बाई पी वन, समझे। तो इसी से आगे बढ़ते जाएंगे, जब जाके अपने पास आएगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बीच में रिलेशन, या फिर और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन, समझ रहे हो। तो ये जैसे ये वाला है इसको हम के बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये है पार्शियल प्रेशर है गैसेज के लिए, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता ही है अपना। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ आर टी और लॉग बेस ई, और इसको हम लिख सकते हैं के, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। अगर दो अपने पास गैसेज हैं जो भी रिएक्शन मिलेगी हमें, तो पी गैस बनता है ना यहाँ पे, तो पी गैस और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, समझे। तो ये प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे m कर देता हूँ इसको, तो m, और ये है प्रोडक्ट अपना, प्रोडक्ट, और डिवाइड बाई रहता है अपना रिएक्टेंट, p रिएक्टेंट। तो यहाँ इसको गैस गैस की जगह यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का ये वाला, तो इसलिए यहाँ पे के लिखना जायज़ है, समझे। तो के पी बराबर हो जाएगा अपना पी और प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और की पावर m हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर हो जाएगा n, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं के पी, तो सिंपली के लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये वाली रिलेशन आ जाएगी अपनी गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो ये थी अपनी रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझे। बट अब हमें देखना जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट कैसे है, वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है वो हमें और देखना है अभी, तो समझ रहे हो। तो जो डेल्टा जी नोट है अपना, या फिर इसको हमने लिख लेते हैं, जो डेल्टा जी नोट है, डेल्टा जी नोट और ये बराबर है अपना नेगेटिव ऑफ आर टी और लॉग बेस ई और इंटू के। इसी से आगे बढ़ेंगे अभी। तो जो जी की वैल्यू हमें पता ही है, जैसे डेल्टा जी है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें पता है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं एस टी पी है तो यहाँ पे जी नोट लग जाएगा, यहाँ पे भी जी नोट लग जाएगा, यहाँ पे भी नोट लग जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नोट क्या बनेगा अपना, डेल्टा एच नोट और माइनस टी डेल्टा एस नोट, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है ये वाली रिएक्शंस। तो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ आर टी और लॉग बेस ई और इनटू हो जाएगा के अपना। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो जो ये वाला नेगेटिव साइन है यहाँ पे गुणा कर देंगे इसको, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो
log बेस ई और k बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एच डेल्टा एच नोट, डेल्टा एच नोट, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस का टी डेल्टा एस नोट, ठीक। और डिवाइड बाय क्या होएगा आर टी से, जैसे ये गुणा में था यहाँ पे तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे आर टी से, तो डिवाइड बाई आर टी, डिवाइड बाई आर टी। तो यहाँ से जो t है ये t से t मर जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो, तो t से ये t मर जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, ये t हट जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो इक्वेशन कहलाएगी अपनी, ये वांट हॉफ इक्वेशन है ये, ठीक है। तो वांट हॉफ इक्वेशन का डेरिवेशन है ये भी, वांट हॉफ इक्वेशन, वांट हॉफ इक्वेशन, समझ रहे हो। तो इसी से आगे बढ़ेंगे हम, जैसे एक टेम्परेचर T1 पे ले लेते हैं कोई इक्वेशन, दूसरी हो रही है टेम्परेचर T2 पे, तो यहाँ पे वांट ऑफ इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो वांट ऑफ इक्वेशन जो अपने पास आई थी वो है log बेस ई और इंटू के, वो बराबर आया था अपना नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई आर टी, और प्लस का आया था डेल्टा एस नोट और बाई आर, क्योंकि टी से टी तो मर गया था। या फिर इसको फिर से लिख लो एक बार, वांट ऑफ इक्वेशन है ये, ठीक है। वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। इसी से आगे बढ़ेंगे तो एक मान लेते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका k1 मान लेते हैं एट t1 पे, तो यहाँ पे t1 हो जाएगा, ये k1 बोल देंगे हम इसको, ठीक है। एट टेम्परेचर t1 ऐसे भी दिख रहा है, टी पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, इसको हम t1 पे मान लेते हैं, एक बार t2 पे मान लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना log बेस e और k1 बोल देता हूँ t1 पे, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा एच नोट बाई आर t1 और प्लस का डेल्टा एस नोट और बाई आर, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बोल देते हैं इसको। अगर टेम्परेचर 2 पे बात करें हम, एट टेम्परेचर T2, तो इसको बोलते हैं हम log बेस ई K2 बोल देते हैं, जो टेम्परेचर T2 पे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये माइनस का डेल्टा एच नोट और डिवाइड बाई आर T2 और प्लस का डेल्टा एस नोट और बाई आर, तो ये इक्वेशन बोल देता हूँ दूसरी, ठीक है। तो एक में से दूसरी को घटा देंगे हम, जैसे k1 है या फिर दो में से एक को घटा दो, तो दो में से एक को घटा देता हूँ यहाँ पे, तो k2 माइनस log ऑफ k2 log बेस ई k2 और माइनस log बेस ई k1, दो में से एक को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। दो में से एक को घटा दिया मैंने ये, तो k2 माइनस k1 आएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा एच नोट और डिवाइड बाई आर T2, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लस डेल्टा एच नोट बाई आर T1, और ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, अगर इसको घटाएंगे तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। तो इसमें से डेल्टा एच नोट कॉमन आ रहा है, देख लो ये डेल्टा एच नोट कॉमन आ रहा है, तो ये 1/T1 माइनस 1/T2 बन रहा है अपना ये, तो ये क्या बचेगा अपना, जैसे log m और माइनस log n बच रहा है ये, तो log m/n हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अपना log बेस e और k2/k1 और बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच नोट और बाई आर, ये मैंने कॉमन ले दिया इसमें से, तो बचेगा क्या अपने पास 1/T1 और माइनस 1/T2, ठीक है। तो जो शुरू में मैंने करवाया था यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन का जो इंथैल्पी चेंज है वो जीरो है, मान लेते हैं ये जीरो हुआ तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा log बेस ई k2/k1 बराबर हो जाएगा जीरो के, तो यहाँ पे बता रहा हूँ इसको करके एक बार, तो log बेस ई k2/k1 वो बराबर हो जाएगा अपना जीरो के, तो इसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं ये, तो e की पावर जीरो हो जाएगा k2/k1, तो ये सब देखना पड़ेगा, ये
K2/K1, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 0। अगर log में चेंज करना है, अगर ये 0 है, जैसे log है, ये log को अगर e में चेंज करना तो e, ये वाला जो e है इसको यहाँ पे लिखा दो और ये पावर 0 कर दो इसकी, ठीक है, ऐसे चेंज होता है। तो अगर लॉगरिथम का देखोगे तो सब क्लियर हो जाएंगे, सब डाउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 किसी की पावर 0 यानी 1, तो K2 बराबर हो जाएगा K1 के, K2 और बराबर हो जाएगा K1 के, समझ रहे हो। तो एक और आता है अपना जो किस पे डिपेंड नहीं करता, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई वो, तो ये तो थे जो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, वो जैसे टेम्परेचर पे हो गया, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन हो गया, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है जो फाइनल वाली जो इक्विलिब्रियम की रहेगी वो, जैसे अगर बैलेंस इक्वेशन कर दी तो उसी पे डिपेंड करेगा, वो शुरू वाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम है उसको रिएक्शन जल्दी करवा देता हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता हो बस, ठीक है। और जो प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कोई इनर्ट गैसेज होगी, हीलियम, नियन, आर्गन, ये होगी तो इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपना, ठीक है, कंसंट्रेट किस पे, जो अपना कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पे, समझ रहे हो। तो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।